आज पूरा देश स्वातंत्र्य पर्व के साथ साथ जन्माष्टमी का पर्व भी मना रहा है। मैं मेरे सामने देख रहा हूं, बहुत बड़ी मात्रा में बाल कन्हैया भी यहां उपस्थित है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के हम सब धनी हैं। देश की आजादी के लिए, देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, यातनाएं झेली हैं, बलिदान दिया है, त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी महानुभावों को, माता बहनों को मैं लाल किले की प्राचीर से 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से शत शत नमन करता हूं, उनका आदर करता हूं। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्छी वर्षा देश को फलने फूलने में बहुत ही योगदान देती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी कभी ये प्राकृतिक आपदा संकट भी मोल लेते हैं। पिछले दिनों देश के कई भूभागों में इस प्राकृतिक आपदा का संकट आया। पिछले दिनों अस्पताल में हमारे मासूम बच्चों की मौत हुई। ये सारी संकट की घड़ी, दुख की घड़ी 125 करोड़ देशवासियों की संवेदनाएं इस आपत्ति में सबके साथ है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की सुखाकारी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये वर्ष आजाद भारत के लिए एक विशेष वर्ष है। अभी पिछले सप्ताह ही क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल हमने स्मरण किया। ये वर्ष है जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। ये वर्ष है जब साबरमती आश्रम की शताब्दी का भी वर्ष है। ये वर्ष है जब लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जनचेतना जगाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा को प्रारंभ किया था, उसको भी 125वां वर्ष है। एक प्रकार से इतिहास की ऐसी तवारीखें जिसका स्मरण
जिसका बोधपाठ हमें देश के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देता है। हम आजादी का 70 वर्ष और 2022 में आजादी के 75 साल, 1942 से 1947 देश ने एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया, अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया और 5 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। हमें आजादी के 75 साल के 5 साल अभी हमारे पास है। हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता उन महान देशभक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है। और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प से, 125 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, 125 करोड़ देशवासियों के त्याग और तपस्या से। और हम जानते हैं सामूहिकता की शक्ति क्या होती है। भगवान कृष्ण कितने ही सामर्थ्यवान थे, लेकिन जब ग्वाले अपनी लकड़ी लेकर के खड़े हो गए, एक सामूहिक शक्ति थी, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। प्रभु रामचंद्र जी को लंका जाना था, वानर सेना के छोटे छोटे लोग लग गए, राम सेतु बन गया, राम जी लंका पहुंच गए। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे, देश के कोटि कोटि लोग हाथ में तकली लेकर के, रुई लेकर के आजादी के ताने बाने बुनते थे। एक सामूहिक शक्ति की ताकत थी कि देश आजाद हो गया। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। अरे एक गिलहरी का उदाहरण हमें मालूम है, एक गिलहरी भी परिवर्तन की प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है। वो कथा हम सब जानते हैं। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर कोई अपनी जगह से 2022 के आजादी के बाद के 75 साल एक नया संकल्प, नया इंडिया, नई ऊर्जा, नया पुरुषार्थ, सामूहिक शक्ति के द्वारा हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। न्यू इंडिया जहां भी हर किसी को समान अवसर उपलब्ध हो। न्यू इंडिया जहां आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का विश्व में दबदबा हो। स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों की भावना से अधिक जुड़ा हुआ है। हम भली भांति जानते हैं कि आजादी का जब आंदोलन चल रहा था, तब एक शिक्षक भी स्कूल में पढ़ाई कराता था, एक किसान खेत पे काम करता था, एक मजदूर मजदूरी करता था। लेकिन जो करता था, उसके हृदय के, उसके मन मंदिर में, उसके भाव जगत में यह भाव था कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। यह भाव एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ताकत होता है। परिवार में भी खाना रोज पकता है, व्यंजन सब प्रकार के बनते हैं, लेकिन जब वो व्यंजन भगवान के सामने भोग के रूप में चढ़ा दिए जाते हैं, तो व्यंजन प्रसाद बन जाते हैं। हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मां भारती की भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए, देशवासियों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, सामाजिक ताने बाने को सही ढंग से बुनने के लिए, हमारे हर कर्तव्य को राष्ट्र भाव से, राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र को समर्पित करते हुए करते हैं, तो परिणाम की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए हम सब उस बात को लेकर के आगे चले। ये वर्ष
2018 का, आने वाला 1 जनवरी, मैं इसे एक सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता। जो लोग 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वर्ष है। 21वीं शताब्दी में जन्मे हुए नौजवानों के लिए ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब होंगे, वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और अब 18 साल होने पर है। मैं इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आइए, आप अब 18 साल की दहलीज पर आकर के खड़े हैं। देश का भाग्य निर्माण करने का आपको अवसर मिल रहा है। आप देश की विकास यात्रा में बहुत तेजी से भागीदार बनिए। देश आपको निमंत्रण देता है। आज का भारत महात्मा गांधी के इसी दर्शन और चिंतन को अपनाते हुए पूरे आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ विश्व भर से जीवनदायिनी तरंगों का स्वागत कर रहा है। फ्रेंड्स, भारत का लोकतंत्र देश की स्थिरता, निश्चितता और सतत विकास का मूल आधार है। धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान-पान की अपार विविधता से भरे भारत के लिए लोकतंत्र महज एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। हम भारतीय यह भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि विविधता की अनेकता को सौहार्द, सहयोग और संकल्प की एकता में बदलने के लिए लोकतांत्रिक परिवेश और स्वतंत्रताओं का महत्व कितना बड़ा होता है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ हमारी विविधता का ही पालन पोषण नहीं करता, बल्कि 125 करोड़ से भी अधिक भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक परिवेश, रोडमैप और टेम्पलेट भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक मूल्य और समावेशी आर्थिक विकास और प्रगति में तमाम दरारों को पाटने की संजीवनी शक्ति होती है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। हमने किसी एक वर्ग या कुछ लोगों के सीमित विकास का नहीं, बल्कि सबके विकास का संकल्प किया। और मेरी सरकार का मोटो है, सबका साथ, सबका विकास। प्रगति के लिए हमारा विजन समावेशी है, हमारा मिशन भी समावेशी है। यह समावेशी दर्शन मेरी सरकार की हर नीति का, हर योजना का आधार है। चाहे वह करोड़ों लोगों के लिए पहली बार बैंक खाते खुला के फाइनेंशियल इंक्लूजन करना हो, या गरीबों तक, हर जरूरतमंद तक डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाली बात हो, या फिर जेंडर जस्टिस के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो। हम मानते हैं कि प्रगति तभी प्रगति है
विकास तभी सच्चे अर्थों में विकास है जब साथ चलें, सबको लेकर के चलें, सबके लिए चलें। हम अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में केवल छोटे मोटे सुधार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आमूलचूल रूपांतरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में निवेश करना, भारत की यात्रा करना, भारत में काम करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भारत से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना, सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टेप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं। 90% से अधिक में ऑटोमेटिक रूट से निवेश संभव है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर सैकड़ों रिफॉर्म्स किए हैं। 1400 से अधिक ऐसे पुराने कानून जो बिजनेस में, प्रशासन में और आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन में अड़चन डाल रहे थे, ऐसे पुराने कानूनों को 3 साल के भीतर 1400 कानून खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत लगती है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश में एक एकीकृत कर व्यवस्था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के रूप में लागू कर ली गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भरसक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे संकल्प और हमारे प्रयासों का विश्व भर की बिजनेस कम्युनिटी ने स्वागत किया है। भारत में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायनेमिज्म मिलकर डेवलपमेंट को साकार कर रहे हैं, डेस्टिनी को आकार दे रहे हैं। दशकों के नियंत्रण ने भारत के लोगों की, भारत के युवा की क्षमताओं को जकड़ रखा था, लेकिन अब हमारी सरकार के निर्भीक नीतिगत फैसलों ने, असरदार कदमों ने परिस्थितियों में आमूलचूल बदलाव लाया है। लगभग 3.5 साल के कम समय में जो दूरगामी और बड़े परिवर्तन भारत में हुए हैं और हो रहे हैं, वे 125 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं, उनके पुरुषार्थ और उनकी परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता का यशोगान है। और वो गीत गाने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। देश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया। कई नए नए देशों के साथ टैक्स ट्रीटीज की गई और पुराने टैक्स समझौतों में हमने बदलाव भी किया, उनके साथ बैठ करके नए तरीके ढूंढे। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बनाया गया। 28 साल से अटका हुआ
बेनामी संपत्ति कानून किया गया, कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिंपल टैक्स जीएसटी लागू किया गया। डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। भाइयों और बहनों, इस सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। यह सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। 8 नवंबर इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर। 8 नवंबर 2016 से पहले ये रेशियो 12% था, आज 9% है। अगर देश की अर्थव्यवस्था में ईमानदारी का नया दौर शुरू नहीं हुआ होता तो क्या यह संभव था? और आपसे अच्छा इसको कौन जानता है कि पहले जिस तरह आसानी से ब्लैक मनी का लेन देन होता था, अब वैसा करने में पहले लोगों को 50 बार सोचना पड़ता है। और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस बात को। साथियों, महाभारत में ही एक और किरदार थे। शल्य का नाम सुना होगा आपने। ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे। उधर अर्जुन के साथी कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे। लेकिन ये शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना। उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है, अरे तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसानी ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है। और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे? जब ये डोकलाम हुआ तो लोग निराशा, यानी कुछ नहीं कर सकते। हमारा कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद। उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है। अब ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छी लगती हैं, वो प्रोसेस भी सही लगता है। लेकिन जैसे ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है तो ये कहते संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है, करने वाले ठीक नहीं है, भांति भांति का आरोप लगाते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है कि शल्य वृत्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे,
हम सत्य के रास्ते की जो सोच रहे हैं ना, सत्यम बोध। साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है? क्या पहली बार हुआ है क्या? पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे क्वार्टर्स भी देखे हैं जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2%, 1.5% यहां तक गिरी थी। ऐसी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस कालखंड में खतरनाक क्यों होती है मैं बताता हूं। क्योंकि इन वर्षों में जब ये ग्रोथ रेट इतनी नीचे गिरी थी, भारत का हायर इन्फ्लेशन, हायर करंट अकाउंट डेफिसिट और हायर फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में यह हाल हुआ था। साथियों, अगर 2014 के पहले के 2 वर्ष यानी साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 12-13 और 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अपने 2 ही साल क्यों लिए, क्योंकि आजकल शैल्यवृत्ति कुछ भी काम कर सकती है। दो साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के आखिरी के 2 सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है। इंस्टीट्यूशन सेम, प्रोसेस सेम, और इसलिए तुलना करना स्वाभाविक सरल होता है। जब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स हमारे ऑफिस सीएसओ ने इस सरकार के दौरान जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का डाटा रिलीज किया था, तो यही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था और क्या कहा था कि ग्राउंड रियलिटी में हमें ऐसा लग नहीं रहा है। हमारी जो शैल्य वृत्ति है उसमें ये फिट नहीं होता है। वही इंस्टीट्यूशन उस समय पसंद नहीं थी, पद्धति पसंद नहीं थी, लेकिन 5.6 हुआ, एकदम मजा आ गया। हाँ, ये इंस्टीट्यूट अच्छी है। और ऐसे लोग कहते थे कि उन्हें फील नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये हमारे गले नहीं उतरता है। इसलिए इन चंद लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दे दिया कि जीडीपी तय करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। तब ये लोग डाटा के आधार पर नहीं, अपनी फीलिंग पर बातें कर रहे थे और इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था में विकास होता नहीं दिख रहा था। साथियों, लेकिन जैसे ही पिछले 2 क्वार्टर में विकास दर 6.1 और 5.47% हुई, इन्हीं शैल्य वृत्ति को ये डाटा बहुत प्यारा लगने लगा, बहुत भाने लगा। हाश, कुछ हमारे मन का हो गया। साथियों, मैं ना कोई अर्थशास्त्री हूं और ना ही कभी मैंने अर्थशास्त्री होने का क्लेम किया है,
लेकिन आज जब ये अर्थव्यवस्था पर इतनी चर्चा हो रही है तो मैं आपको जरा फ्लैशबैक में भी लेकर जाना चाहता हूं। एक वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। और ये नया ग्रुप यानी आपको लगता होगा G7 होगा, G8 होगा, G20 होगा, इसमें कहीं रखा होगा। जी नहीं, इस ग्रुप का नाम था फ्रेजाइल 5। इसे ऐसा डेंजरस ग्रुप माना गया था जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी ये बाधा बन रहे हैं। और उसमें भारत का नाम था। यानी हमारा तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम औरों का भी बुरा करेंगे। ये इसलिए फ्रेजाइल 5 के ग्रुप में ये भारत को नाम जोड़ दिया गया था। मेरे जैसे अर्थशास्त्र के कम जानकार को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उस समय बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के रहते ऐसा कैसे हो गया। आपको यह अवश्य याद होगा कि हमारे देश में उस समय जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन में ग्रोथ थी, इसी की चर्चा होती थी। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में ग्रोथ पर चर्चा प्रमुख रहती थी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में ग्रोथ होने पर अखबारों में हेडलाइन की खबरें बना करती थी। यहां तक कि इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ भी सभी की चर्चा में शामिल हुआ करता था। देश के विकास को विपरीत दिशा में ले जाने वाले ये सभी पैरामीटर्स तब कुछ लोगों को पसंद आते थे। अब जब वही पैरामीटर्स सुधरे हैं, विकास को सही दिशा मिली है, तो ऐसे कुछ लोगों ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इस पर्दे के कारण उन्हें दीवार पर स्पष्ट लिखी चीजें भी नहीं दिखाई दे रही है। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं कुछ स्लाइड भी आपको दिखा रहा हूं। 10% से ज्यादा की इन्फ्लेशन कम होकर अब इस साल औसतन 2.5% से पर आ गई है। कहां 10, कहां 2.5, लगभग 4% का करंट अकाउंट डेफिसिट औसतन 1% के आसपास आ गया है। आप देख सकते हैं इन सारे पैरामीटर्स को सुधारते समय केंद्र सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पिछली सरकार के 4.5% से घटाकर 3.5% पर ले आई है।